BTTH fights breaks fear failed to survive the catastrophe and was picked up by Yun Yun at the beginning chapter 101. ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 101 तूफान से पहले जोड़ अध्याय 101 तूफान की पूर्व संध्या। क्लाउड माउंटेन अब दर्रे से बाहर है। एक दजोंग विशेषज्ञ, ये दोनों शब्द जिनमें से कोई एक भी गामा साम्राज्य में भारी उथल पुथल मचाने के लिए काफी था, जब एक साथ इस्तेमाल किए गए तो वे एक भयानक 12वें स्तर के तूफान की तरह थे जिसने रातों रात पूरी राजधानी को अपनी चपेट में ले लिया। अगली सुबह राजधानी शहर के भीतर लगभग सभी रेस्तरां और चाय घर लोगों से खचाखच भरे हुए थे। शोर इतना तेज था कि छत लगभग उड़ ही गई। क्या तुमने सुना? यूनलान संप्रदाय के पूर्व नेता यून माउंटेन ने वास्तव में डोजोंग स्तर को पार कर लिया है। हे भगवान, एक डोजोंग, ये तो पौराणिक क्षेत्र है। हमारे गामा साम्राज्य ने इस स्तर का शक्तिशाली योद्धा कितने वर्षों बाद पैदा किया है। अब यूनलान संप्रदाय सचमुच बाजार पर अपना दबदबा कायम करने जा रहा है। ये सिर्फ वर्चस्व से कहीं बढ़कर है। मुझे लगता है कि साम्राज्य की दुनिया बदलने वाली है। चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु बिना किसी अपवाद के तथाकथित 3 साल का समझौता था, जिस पर 3 दिनों के भीतर सहमति बननी थी। क्या तुम्हें लगता है कि शियाओ परिवार का वो घटिया आदमी अभी भी आने की हिम्मत करेगा? भाड़े के सैनिक के वेश में एक व्यक्ति ने तेज शराब का एक बड़ा घूंट लिया और उपहास्यपूर्ण टिप्पणी की। आओगे, उसके पास देने के लिए क्या है? नालन यानरान तो पहले से ही डॉलिंग शिखर की प्रतिभावान है और अब एक ग्रैंडमास्टर के रूप में उन्होंने डोजोव स्तर को भी पार कर लिया है। शियाओ यान में 100 गुना साहस भी होता तो भी वह यूनलान पर्वत पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। अरे क्या पता, मैंने सुना है कि राजधानी के सबसे बड़े सट्टेबाजी केंद्र जिन्युफांग में इस द्वंद्वयुद्ध के लिए सट्टेबाजी शुरू हो चुकी है। ये सुनकर उनके आसपास के वातावरण में तेजी से सांस लेने की आवाजें गूंज उठीं। अरे, इसकी क्या संभावना है? नालन यानरान जीत गया, संभावना 1.01 है। शियाओ यान के बारे में क्या? शियाओ यान की जीत की संभावना 100% है। फुफकार, कमरे में सबने सामूहिक रूप से सिसकी भरी। यह अब जुआ नहीं रहा, ये तो सरासर पैसे लुटाना है। मैंने सुना है कि इससे भी ज्यादा रोमांचक सट्टेबाजी के मौके हैं। इस बात पर दांव लगाना कि क्या वह शियाओ यान दिखाई देगी। अगर वह नहीं दिखाई देती है तो जीतने की संभावना 1 से 2 है। हाँ, मुझे जाकर शर्त लगानी चाहिए। ये पैसे कमाने का पक्का तरीका है। कुछ समय के लिए पूरी राजधानी एक प्रकार के विकृत उल्लास में डूब गई थी। 3 दिन बाद होने वाले एक भव्य निष्पादन को देखने के लिए अनगिनत लोग उत्सुक थे, जिसका अंत पहले से ही निर्धारित था। देखें कि कैसे वह अभिमानी और अज्ञानी युवक यूनलान संप्रदाय के दिव्य ईश्वर की अपार शक्ति के आगे चूर चूर हो जाएगा। ... बाहर के शोरगुल और अफरा तफरी के विपरीत गामा साम्राज्य के महल के भीतर गहराई में वातावरण इतना उमस भरा था कि मानो नमी टपक रही हो। गामा साम्राज्य के सम्राट जिया शिंगटिन 9 ड्रैगन के शाही वस्त्र पहने हुए ड्रैगन कुर्सी पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके नीचे साम्राज्य के कई सबसे शक्तिशाली राजकुमार और मंत्री खड़े थे। हर चेहरे पर स्पष्ट चिंता झलक रही थी। मुझे इसके बारे में बताओ। काफी देर बाद जिया शिंगटिन की कर्कश आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। क्लाउड माउंटेन ब्रेक थ्रू डोजोंग। आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुख्य हॉल के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। आप इसे कैसे देखते हैं? अपनी आंखों से देखो। हम इसे और किस नजरिए से देख सकते हैं? एक दमदार डोजोंग कलाकार। ये 4 शब्द एक अविचल प्राचीन पवित्र पर्वत की तरह वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों पर गहरा प्रभाव डाल रहे थे। उनके शाही परिवार में डो हुआन स्तर के विशेषज्ञ भी प्रभारी के रूप में मौजूद हैं और उनकी संख्या 1 से अधिक है। लेकिन असली डोजोंग से पहले तथाकथित डो हुआन और चींटी में क्या अंतर है? महामहिम, सफेद बालों और दाढ़ी वाले एक बूढ़े राजकुमार ने आगे बढ़कर कर्कश आवाज में कहा, दाओ। उद्धरण चिन्ह। यूनलान संप्रदाय पहले से ही शक्तिशाली था और अब एक डोजोंग के नेता के रूप में शामिल होने से उनकी महत्वाकांक्षाएं शायद और भी बढ़ गई हैं। उन्होंने इसके बाद और कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग उनके शब्दों का अर्थ समझ गए थे। महत्वाकांक्षा। जब सत्ता इतनी बढ़ जाती है कि वह संतुलन बिगाड़ सकती है, तो महत्वाकांक्षा बारिश के बाद जहरीली खरपतवारों की तरह बेतहाशा बढ़ने लगती है। यह अब संप्रदाय और रहस्य के बीच का संघर्ष नहीं रहा। यह उनके गामा साम्राज्य के हजारों वर्षों के शासन के लिए सबसे बड़ा सीधा खतरा है। जिया शिंगटिन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं।
कभी गरिमा में दिखने वाला वह चेहरा अब गहरी लाचारी का भाव दर्शा रहा था। वह दाव धर्म को जानता है। जिस क्षण मैं क्लाउड माउंटेन से बाहर निकला, गामा साम्राज्य के आकाश पर अब जिया शिंगटियन का नियंत्रण नहीं रहा। किमियागर संघ मुख्यालय, सबसे ऊपरी मंजिल। राष्ट्रपति फामा खिड़की के पास हाथ पीछे करके खड़ी थी और धुंध से ढके यूनलान पर्वत को निहार रही थी। उनके वृद्ध चेहरे पर गहरा दुख झलक रहा था। कुआं खाली कमरे में एक लंबी आह गूंज उठी। गामा साम्राज्य के रूप में यह उन 3 प्रमुख शक्तियों में से एक है जो यूनलान संप्रदाय और शाही परिवार को टक्कर दे सकती है। वह किसी और से बेहतर समझता था कि डूजोंग के एक शक्तिशाली नेता का उदय क्या मायने रखता है। संतुलन बिगड़ गया है। उसके बाद से वह यानी किमियागर संघ यूनलान संप्रदाय के सामने अपना सिर ऊंचा नहीं रख सका। अध्यक्ष, उसके पीछे संघ के एक बुजुर्ग ने सावधानीपूर्वक दाव से पूछा। यूनलान संप्रदाय का समारोह 3 दिन बाद है। हमें जाना चाहिए या नहीं? फामा पीछे मुड़कर देखे बिना। जाना क्यों न चले? उनकी आवाज में कुछ अवर्णनीय और जटिल भाव का संकेत था। मैं भी देखना चाहूंगा। वह लड़का जो कभी फुरुकावा के साथ साथ साम्राज्य की रसायन विद्या की दुनिया के 2 प्रमुख सितारों में से एक के रूप में जाना जाता था। क्या इन 3 सालों में मैं कीड़ा बन गया हूं? यह अब भी एक ड्रैगन है जो तूफान खड़ा करने में सक्षम है। खुद उन्हें भी यह उम्मीद सरासर हास्यास्पद लगी, लेकिन किसी कारणवश 3 साल पहले शियाओ परिवार की लॉबी में खड़े उस लड़के की छवि, जिसकी अधिक गहरी आंखें भयंकर ज्वालाओं से जल रही थी, हमेशा उसके मन में उभरती रहती थी। मित्तल परिवार, याफी जो बेहद खूबसूरत है और अब परिवार की वास्तविक शासक है, नर्म सोफे पर आराम से लेटी हुई है। राजधानी में विभिन्न दलों की गतिविधियों पर अपने अधीनस्थों की रिपोर्ट सुनते हुए उनकी आकर्षक आड़ू के फूल जैसी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जो ज्ञान और चतुराई से चमक रही थीं। ओह, आपका मतलब है कि यूनलान संप्रदाय ने इस बार साम्राज्य की सभी प्रमुख शक्तियों को निमंत्रण भेजा है? हाँ, या फेई युवा मिस। यह अब कोई द्वंद्वयुद्ध नहीं रहा, ये स्पष्ट रूप से सत्ता स्थापित करने का एक भव्य समारोह है। या फेई के होठों के कोनों पर धीरे धीरे एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभर आई। उसके मन में काले वस्त्र पहने उस लड़के की छवि उभर आई जिसने वुटान शहर में बार बार चमत्कार किए थे। उसे एल्डर हाई द्वारा कुछ दिन पहले सबसे गुप्त माध्यम से भेजे गए अत्यंत गोपनीय निर्देश भी याद आ गए, वे निर्देश जो आज भी उसे परेशान करते हैं। क्या यह एक बड़ा शो होने वाला है? वह खुद से बुदबुदाई। यह शायद आपकी कल्पना से कहीं अधिक रोमांचक है। ठीक उसी समय जब आने वाले तूफान के कारण पूरी राजधानी में तनाव और व्यापक चिंता का माहौल था। एक बार फिर यूनलान संप्रदाय ने पूरे साम्राज्य के सामने अपनी प्रभुत्व और शक्ति का प्रदर्शन किया है। एक एक करके सोने की परत चढ़े किनारों वाले और यूनलान संप्रदाय के प्रतीक चिन्ह वाले शानदार निमंत्रण पत्र अच्छी तरह से प्रशिक्षित राक्षसी जानवरों द्वारा साम्राज्य के हर कोने में पहुंचाए गए। शाही परिवार, अल्केमिस्ट गिल्ड, मित्तल परिवार, रैंकिंग योग्य प्रत्येक शक्ति को बिना किसी अपवाद के शामिल किया गया है। इसके ऊपर केवल एक ही पंक्ति है, ड्रैगन उड़ता हुआ, फीनिक्स नाचता हुआ, फिर भी यह एक निर्विवाद और राजसी आभा से भरा हुआ है। 3 दिन बाद यूनलान पर्वत की चोटी पर मैं आप सभी को कर्म के साक्षी बनने के लिए हार्दिक रूप से आमंत्रित करता हूं। यह कोई निमंत्रण नहीं है, ये स्पष्ट रूप से नए राजा का फरमान है। इस समय पूरी राजधानी का माहौल अपने चरम पर पहुंच गया था। सभी की निगाहें कोहरे से ढके यूनलान पर्वत पर टिकी हुई थीं। इंतजार में, उस आखिरी पल का इंतजार है जब तूफान आएगा। तथापि किसी को नहीं मालूम, ठीक यही तूफान आने से एक रात पहले राजधानी शहर में हजारों घरों की बत्तियां अभी अभी जलनी शुरू हुई थीं। आकाश में दसियों हजार मीटर की ऊंचाई से एक भव्य 4 पंखों वाला ग्रिफिन चुपचाप बादलों को चीरता हुआ निकला और एक प्रेत की तरह रात के अंधेरे में गायब हो गया। अंततः ये राजधानी के पूर्वी हिस्से में एक साधारण शांत हवेली में सुचारू रूप से उतर गया। 102 शाही राजधानी में आगमन। जोड़ अध्याय 102 राजधानी में आगमन। रात गाढ़ी स्याही की तरह गामा साम्राज्य की पूरी राजधानी को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। विशाल शहरी परिदृश्य में हजारों रोशनी चमक रही थीं, जो एक चकाचौंध भरी आकाशगंगा में परिवर्तित हो रही थीं। हालांकि इस समृद्ध मुखौटे के नीचे तनाव, उत्साह और यहां तक कि लालच का माहौल पूरे शहर पर एक अदृश्य जाल की तरह छाया हुआ है। असंख्य निगाहें और असंख्य भावनाएं एक ही दिशा की ओर इशारा कर रही थीं। शहर के बाहर यूनलान पर्वत स्थित है, जो रात के अंधेरे में एक प्राचीन दैत्य की तरह प्रतीत होता है, मानो वह लेटा हुआ हो। राजधानी शहर का पूर्वी भाग
एक आलीशान हवेली का पिछवाड़ा जो विशाल होने के साथ साथ बेहद एकांत भी है। एक भव्य 4 पंखों वाला ग्रिफिन अपनी सारी क्रूरता को छुपाए हुए 10,000 मीटर की ऊंचाई से एक नीले भूत की तरह चुपचाप नीचे उतरा। ये पूरी प्रक्रिया बिना कोई आवाज किए संपन्न हुई। हाइबोडोन जानवर की चौड़ी पीठ से नीचे कूद गया और चुपचाप जमीन पर उतरा। वह ग्रिफिन के पास पहुंचा, उसका झुर्रियों से भरा चेहरा पूर्ण आत्मिक सम्मान से परिपूर्ण था। वह नीचे झुका और सावधानीपूर्वक उस पशु की खाल के पर्दे को उठाया जिसका इस्तेमाल दाव को, जो बैठा हुआ था, ऊपर से आ रही तेज हवाओं से बचाने के लिए किया जाता था। सीनियर, हम पहुंच गए हैं। शिंग जुवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन गहरी स्थिर आंखों ने न तो हाइबोडोन की ओर देखा, न ही उसके नीचे मौजूद ग्रिफिन की ओर। उसने हाइबोडोन द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए उस महल पर उदासीनता से एक नजर डाली। मंडप और मीनारें, घुमावदार रास्ते जो एकांत स्थानों की ओर ले जाते हैं, 7 परतों वाली रक्षात्मक संरचना और ध्वनिरोधक अवरोध इस स्थान को बाहरी दुनिया के शोर से पूरी तरह अलग कर देते हैं। स्पष्ट है कि इसमें काफी मेहनत लगी है। शिंग जुवान ने इसकी न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया। वह धीरे से जानवर की पीठ से नीचे उतरा, उसके पैर की उंगलियां नीले पत्थर से बनी जमीन पर धीरे से पड़ी। जिस क्षण उसके पैर जमीन पर पड़े, असंख्य जीवित प्राणियों की भावनाओं और ऊर्जा से निर्मित एक अदृश्य विशाल बल एक ज्वार की लहर की तरह उसकी ओर उमड़ पड़ा। घबराया हुआ, अपेक्षा करना, लालची, डर, राजधानी के ऊपर आकाश में अनगिनत परस्पर विरोधी विचार एकत्रित होकर घूमने लगे। और ये सभी विचार अंततः उस पर्वत, यूनलान पर्वत की ओर इशारा करते हैं। शिंग जुवान अपने कदमों में थोड़ी देर के लिए रुका। अगले ही पल उनका विशाल दिव्य विचार, जो इस संसार के नियमों से परे था, चुपचाप सभी दिशाओं में फैल गया, जैसे पारा जमीन पर फैल रहा हो, और उनका केंद्र बिंदु वही था। पलक झपकते ही गामा साम्राज्य की संपूर्ण विशाल राजधानी, उसके सभी रहस्य परत दर परत उसके सामने उजागर हो गए, जब तक कि वे पूरी तरह से प्रकट नहीं हो गए। महल के भीतर गहराई में वृद्ध और चिंतित सम्राट दोहुआंग जिया शिंगटिन की सांसें चल रही थीं। अल्केमिस्ट गिल्ड के मुख्यालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर फामा से संबंधित एक दाव था, जिसमें एक गंभीर और जटिल आत्मा शक्ति थी। मित्तल परिवार के भीतर यफी से संबंधित दाव में एक आकर्षक और धूर्त आकर्षण है, और पूरे शहर में अंधेरे में छिपे हुए लोग, युद्ध के राजा, युद्ध की आत्माएं, सभी जानकारी और सभी शक्तिशाली व्यक्ति उसके हाथ की हथेली पर खींची रेखाओं की तरह स्पष्ट है, और कोई भी उससे छिप नहीं सकता। अंतिम, उनके दिव्य विचार शहर के बाहर उस सबसे ऊंचे पर्वत पर आकर केंद्रित होते हैं, यूनलान पर्वत। वहां उन्होंने कई शक्तिशाली ची आभाओं को महसूस किया। मैंने पर्वत की तलहटी से एक दाव, ऊर्जा के उदय, आक्रोश और युद्ध की मंशा के उभार को भी महसूस किया। उस युद्ध की इच्छा को 3 साल तक दबाकर रखा गया था। अब यह एक झटके में फूट पड़ा, एक अदृश्य फिर भी शक्तिशाली अदम्य प्रकाश स्तंभ में परिवर्तित हो गया, जो भूतों और देवताओं का भी ध्यान आकर्षित कर लेगा। वह एक दिलचस्प छोटा लड़का है ना? शिंग जुवान ने डिवाइन थॉट को वापस ले लिया है। उन्हें राजधानी की स्थिति की पूरी जानकारी थी। वह मुड़ा और धीरे धीरे जगमगाते मुख्य घर की ओर चल पड़ा। हाइबोडोंग ने पहले ही सभी नौकरों को छुट्टी दे दी थी, और सबसे वफादार प्रबंधक की तरह वह उसके पीछे पीछे चल रहा था, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। मुख्य घर में प्रवेश करें। शिंग जुवान धीरे धीरे मुख्य आसन पर बैठ गया, जो 1000 साल पुरानी चंदन की लकड़ी से तराशा गया था। उन्होंने मेज पर रखी चाय का प्याला उठाया, लेकिन उससे पिया नहीं। उन्होंने बस धीमी आवाज में बात की, मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे ताज़ा स्थिति के बारे में बताएं। आवाज बहुत शांत थी, ऐसा लग रहा था मानो उसने खिड़की के बाहर के नज़ारे पर बस यूं ही एक नज़र डाल ली हो। हाइबोडोन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत झुककर मित्तल परिवार के खुफिया नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त सभी नवीनतम और सबसे चौंकाने वाली खबरों की विस्तृत जानकारी दी। सीनियर के पास वापस जाओ। महज 2 दिन पहले यूनलान संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय प्रमुख क्लाउड माउंटन अचानक एकांतवास से बाहर आ गए, और हाइबोडोन की आवाज में अनजाने में ही अत्यधिक भय और कंपकंपी का भाव झलक रहा था। उसने डो जोम स्तर को पार कर लिया। अब तो इस वजह से पूरी राजधानी में हंगामा मच गया है। यूनलान संप्रदाय इस अवसर का लाभ उठाकर साम्राज्य की सभी सेनाओं को समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेज रहा है। ऐसा लगता है कि वे 3 साल के समझौते को एक भव्य समारोह में बदलकर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं और पूरे साम्राज्य को डराना चाहते हैं।
डूजोंग, ये दो शब्द गामा साम्राज्य में किसी को भी चुप कराने के लिए काफी हैं। हालांकि ये रिपोर्ट सुनने के बाद भी जिंग हुआन के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। यह आज भी वैसा ही है, किसी प्राचीन कुएं की तरह स्थिर। चाय का कप पकड़े हुए वह हाथ एक प्राचीन अपरिवर्तनीय पर्वत की तरह स्थिर रहा। ऐसा लग रहा था मानो उसके कानों में तथाकथित डोजोंग और डो मास्टर में कोई अंतर नहीं था। हाई बोडोंग ने चुपके से अपनी आंखों के कोने से शिंग जुवान की ओर देखा। डोजोंग शब्दों के कारण जो हृदय अधर में लटका हुआ था, वह सीनियर के उदासीन और बेपरवाह रवैये को देखकर चमत्कारिक रूप से तुरंत शांत हो गया। हाँ, एकमात्र डोजोंग, सीनियर जैसे ईश्वर तुल्य व्यक्तित्व की तुलना में यह क्या है। सब कुछ बताने के बाद हाई बोडोंग चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया और सीनियर के अगले निर्देशों की प्रतीक्षा करने लगा। तथापि हालांकि जिंग जुवान ने आगे कोई आदेश जारी नहीं किया। उसने बड़ी सहजता से चाय का प्याला अपने होठों तक लाया और एक छोटा सा घूंट पिया। फिर वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। मैं अकेला ही खिड़की तक गया। वे गहरी आंखें, जिनमें मानो तारों भरा आकाश समाया हुआ था, हवेली की दीवारों की परतों को भेदती हुई और रात के अंधेरे में डूबे अनंत अंतरिक्ष को पार करती हुई दिखाई दे रही थी। सामने दूर तक फैली उस विशाल पर्वत श्रृंखला को मैंने निहारा, जो कोहरे से ढकी हुई थी। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 103 यूनलान पर्वत को देखते हुए। जोड़ अध्याय 103 यूनलान पर्वत को निहारना। वह हवेली, वह शांत कमरा। शिंग जुवान खिड़की के पास खड़ा था, उसकी गहरी आंखें, जिनमें मानो एक प्राचीन तारों भरा आकाश समाहित था, हवेली की दीवारों की परतों और रात के अंधेरे में डूबे अनंत अंतरिक्ष को भेद रही थी। सामने की ओर दूर से मैंने कोहरे में लिपटी उस विशाल पर्वत श्रृंखला को निहारा। यूनलान पर्वत, उनकी नजर में ये चट्टानों और वनस्पतियों से बनी कोई भौतिक पर्वत श्रृंखला नहीं थी, बल्कि यह विभिन्न शक्तियों की अनगिनत सांसों से बुना हुआ एक विशाल ऊर्जा शरीर का एकीकरण है। जिया शिंगटिन जैसे साधारण दो हुआंग शक्ति संपन्न लोग भी पहाड़ पर रात में मशालों की तरह तेजी से जलती हुई कई शक्तिशाली आभाओं को केवल अस्पष्ट रूप से ही महसूस कर सकते थे। शिंग जुवान के दिव्य विचार के तहत इस ऊर्जा शरीर के एकीकरण के भीतर की हर बनावट और नस आपकी हथेली की रेखाओं की तरह स्पष्ट है, जिससे कुछ भी छिपा नहीं रहता। उनकी दिव्य चेतना, जैसे पारा जमीन पर गिरता है, आसानी से यूनलान संप्रदाय के सुरक्षात्मक पर्वतीय गठन को भेद गई, एक ऐसा गठन जो कई दो हुआंग विशेषज्ञों के संयुक्त हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, बिना किसी को सचेत किए। फिर सूचनाओं के उस जटिल जाल के बीच उन्होंने खोज शुरू की। उस बंजर रेगिस्तान से इस हलचल भरी राजधानी में आने का उसका एकमात्र कारण उस एक दाव को खोजना था। जल्द ही उसे वह मिल गया। यूनलान संप्रदाय पहाड़ के पीछे एक शांत कमरे में, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रबल वातावरण है। एक हल्की सफेद सांस धीरे धीरे हवा में ठहर रही थी। वह सांस शीतल और उदात्त थी, 9 आकाशों के ऊपर चमकते चंद्रमा की तरह, जो एक ऐसी भव्यता का आभास बिखेर रही थी जिसे अपवित्र करने का किसी का साहस नहीं था। यह उसकी है। जिंग जुवान का आमतौर पर शांत और संयमित हृदय इस परिचित उपस्थिति को महसूस करते ही थोड़ा सा, लगभग अगोचर रूप से हिल गया। हालांकि अगले ही पल उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे यह आभास हो गया था कि यह चंद्रमा के समान सफेद आभा शांतिपूर्ण नहीं थी। इसके शांत बाहरी स्वरूप के नीचे एक अशांत, चिंतित और यहां तक कि संघर्षपूर्ण भावना उमड़ रही है। यह एक साफ झील में पत्थर फेंकने जैसा है। सतह भले ही शांत रहे, लेकिन पानी में हलचल शुरू हो जाती है और उसे शांत करना मुश्किल हो जाता है। क्या यह उस तथाकथित 3 साल के समझौते की वजह से है? शिंग जुवान के दिल में एक शांत आवाज गूंजी। उसकी निगाहें थोड़ी और तीखी हो गईं। जिस दिव्य विचार पर सरसरी नजर डाली गई थी, वह इस क्षण अचानक 3 गुना अधिक तीव्र हो गया। उसका ध्यान धीरे धीरे उस फीके सफेद आभा से हटकर यूनलान पर्वत के पूरे शिखर पर छाए विशाल और सबसे प्रभावशाली आभा की ओर चला गया। वह आभा पूरी तरह से नीले रंग की थी, अथाह गहराई की तरह विशाल और समुद्र की तरह असीम थी। प्रत्येक सांस आसपास की टियन डरनेंग लियांग स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को कंपन कराती है। डोजोंग, ये क्लाउड माउंटेन है, नव पदोन्नत डोजोंग, जो अभी अभी एकांतवास से बाहर आया है और पूरे साम्राज्य में हलचल मचा दी है। हाई बोडोंग और वास्तव में पूरी राजधानी में हर कोई इस आभा की शक्ति और अजेयता को महसूस कर सकता था। लेकिन जिंग जुवान की नजरों में इस तथाकथित डोजोंग शक्ति की ऊर्जा संरचना को पूरी तरह से परत दर परत अलग करके विश्लेषण किया गया था। सतही तौर पर यह एक वायु गुण वाली युद्ध भावना है जो अत्यंत शुद्ध है।
गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही दृष्टि से उन्होंने युद्ध सम्राट की सीमा को बहुत पीछे छोड़ दिया है और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करने और उसे अपने उपयोग के लिए रूपांतरित करने की युद्ध सीमा को छू लिया है। वास्तव में उन्हें इस बंजर महाद्वीप पर एक शक्तिशाली व्यक्ति माना जा सकता है। तथापि शिंग जुआन की निगाहें विशाल नीले युद्ध संरचना को भेदते हुए सीधे इस शक्ति के मूल तक पहुंच गईं। वहां उसने कुछ बेहद असंगत, कुछ अशुद्धियों का संकेत देखा। यह एक रहस्यमय ऊर्जा का झोंका था, बाल के एक रेशे से भी पतला, फिर भी अविश्वसनीय रूप से जिद्दी और स्याही की तरह काला। वह ऊर्जा ठंडी, दुष्ट और अत्यधिक लालच और जीवन की लालसा से भरी हुई थी। यह एक विशालकाय वृक्ष के भीतर गहराई में पनपने वाले घातक ट्यूमर की तरह है। आकार में छोटा होने के बावजूद ये लगातार अपने मेजबान की जीवन शक्ति को सोखता रहता है और धीरे धीरे उसे आत्मसात करके प्रदूषित करता रहता है। इस शक्ति का सार। शिंग जुआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह इस शक्ति के सार से अच्छी तरह परिचित था। याओ चेन नामक उस दोजून की शेष आत्मा के भीतर उसने उसी मूल की अवशिष्ट की हुई ऊर्जा की एक हल्की सी झलक महसूस की थी। सोल होल। अच्छा, ऐसा है। जिंग जुआन के आमतौर पर शांत रहने वाले चेहरे पर एक ठंडी और व्यंग्यात्मक मुस्कान धीरे धीरे उसके होठों पर फैल गई। तथाकथित 10 साल का एकांतवास, एक दिन की सफलता इस स्थिति के लिए एक रूपक है। तो असल में यह उन चींटियों के साथ एक लेन देन से ज्यादा कुछ नहीं था जिन्होंने अपने सिर और पूंछ छिपा रखे थे। अपनी आत्मा बेचने का सौदा था। कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह डोजोग शक्ति, हालांकि देखने में विशाल लगती है, वास्तव में सती, अशुद्ध और अन्य तत्वों से मिश्रित है। क्या ऐसी भ्रष्ट सत्ता को धर्म कहलाने का अधिकार है? बिल्कुल हास्यास्पद। पलक झपकते ही राजधानी का सबसे बड़ा रहस्य उजागर हो गया। ये गामा साम्राज्य और यहां तक कि कीमियागर संघ को भी थर्राने के लिए काफी था। क्लाउड माउंटेन। शिंग जुआन के सामने ब्रेकथ्रू का रहस्य अब रहस्य नहीं रह गया है। उन्होंने न केवल क्लाउड माउंटेन की ताकत को भांप लिया था, इसके अलावा उन्होंने रहस्यमय सोल हॉल के साथ उसकी गुप्त मिलीभगत के बारे में सच्चाई का पता लगाया। नव पदोन्नत डजोंग, जो पहले से ही सबकी नजरों में एक अजय किंवदंती था, शिंग जुआन की नजरों में एक दयनीय व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं था जिसने सत्ता के बदले घर में एक भेड़िए को घुसने दिया था। शिंग जुआन ने अपनी निगाहें हटा लीं। वे गहरी आंखें एक बार फिर अपनी शाश्वत शांति और उदासीनता में लौट आईं। उसे दाव से वे सभी उत्तर मिल गए जो वह जानना चाहता था। कल की यात्रा के लिए अंतिम माहौल पहले ही तय हो चुका है। ठीक है। उसके होठों से एक धीमी, लगभग सुनाई न देने वाली ध्वनि निकली। इसलिए मुझे इसे दोबारा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह केवल उसी के लिए आया था। अब ऐसा लगता है कि यूनलान संप्रदाय की कल की यात्रा में उससे मिलने के अलावा इस भ्रष्ट चींटी को साफ करना भी शामिल है। #104 हवा हरी घास के सिरे से शुरू होती है। जोड़। अध्याय 104 एक बहती धारा के अंत से तूफान की शुरुआत। रात और भी गहरी होती चली गई। राजधानी शहर जिनशिन हवेली। मुख्य घर के अंदर बत्तियां जल रही थीं, फिर भी वहां इतनी शांति थी कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। शिंग जुआन मुख्य सीट पर चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसके बगल में हाई बोडोंग एक अत्यंत वफादार बर्फ की मूर्ति की तरह खड़ा था, सम्मानपूर्वक झुक रहा था, उसकी सांसें चरम सीमा तक दबी हुई थीं। उसने जरा सा भी हिलने डुलने की हिम्मत नहीं की। उन्हें अपने सामने खड़े वरिष्ठ व्यक्ति से एक अवर्णनीय, अपार दबाव महसूस हो रहा था, जो चुपचाप पूरी राजधानी को अपनी चपेट में ले रहा था। हालांकि हाई बोडोंग और वास्तव में इस राजधानी का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति इस बात को कभी नहीं जान पाएगा। शिंग जुआन का दिव्य विचार, जो लंबे समय से इस दुनिया के नियमों से परे था, ने कभी भी वास्तव में इस तथाकथित साम्राज्य की राजधानी पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसकी निगाहें अंतरिक्ष में दूरी को नजरअंदाज करती रहीं और उस पर्वत सुरक्षात्मक संरचना को भी नजरअंदाज करती रहीं जो कई डोहुआंग शक्तिशाली योद्धाओं के संयुक्त हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। वे सीधे यूनलान पर्वत की चोटी पर उतरे, पर्वत के पीछे स्थित निषिद्ध भूमि में एक शांत कमरे में। यूनलान संप्रदाय पहाड़ के पीछे स्थित एक शांत कमरा। बादल और धुंध चारों ओर घूम रहे हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से खिल उठी है। यून पालथी मारकर बैठी थी, उसका सुंदर और आकर्षक चेहरा अब चिंता के एक ऐसे निशान से भरा हुआ था जिसे छुपाना मुश्किल था। उसकी कोमल भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। कल हमारे 3 साल के समझौते की समाप्ति हो रही है। एक ऐसा जोखिम भरा कदम जो यूनलान संप्रदाय की भविष्य की प्रतिष्ठा को निर्धारित कर सकता है और उसे सुर्खियों में ला सकता है। उसे अपनी सर्वोत्तम स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना चाहिए था।
लेकिन किसी कारणवश वह अपने दिल को शांत नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करेगी, उसके मन में दाव की छवि उभर आएगी, जो काले वस्त्र पहने हुए एक आकृति है और निराशा के क्षण में एक देवता की तरह अवतरित हुई थी। और फिर ग्रैंडमास्टर प्रकट हुए। क्लाउड माउंटेन, वह चेहरा जो अलौकिक और दूसरी दुनिया का प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में उस पर एक भयावह मुस्कान थी जिसने उसे बेहद अपरिचित और बेचैन महसूस कराया। वे दोनों आकृतियां उसके मन में लगातार आपस में उलझती और खींचती रहीं। इससे उसका दिल उथल पुथल में डूब गया। पुकारना। यून यून ने गहरी सांस ली और इन सभी विचलित करने वाले विचारों को दूर भगाने की पूरी कोशिश की। तथापि वह जितना खुद को शांत करने की कोशिश करती, उसके दिल की झील में लहरें उतनी ही बड़ी होती जाती। यहाँ तक कि पफ, उसके शरीर के भीतर की लड़ने की भावना वास्तव में इस अराजक मन से प्रेरित थी, और यह मेरिडियनों के बीच अनियंत्रित रूप से उमड़ रही थी। मेरे गले में अचानक खून का तेज बहाव आया। यून यून का कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा और उसका चेहरा पल भर में थोड़ा पीला पड़ गया। अंततः उसकी निर्मल ठंडी फीनिक्स जैसी आंखों में भय की गहरी भावना उमड़ पड़ी। मेरा दिमाग भ्रमित हो गया है। ये किसी भी पंथ के अनुयायी के लिए एक बहुत बड़ा वर्जित विषय है, विशेषकर इतने बड़े युद्ध की पूर्व संध्या पर। अगर यही सिलसिला जारी रहा, तो कल वह पूरी स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं होगी, और शायद वह अपनी पूरी ताकत का 70% भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। क्या करें, काय करते? एक अभूतपूर्व बेबसी और भय की भावना ज्वार की लहर की तरह इस उच्च और शक्तिशाली यूनलान संप्रदाय के गुरु को पूरी तरह से अभिभूत कर गई। तथापि ठीक उसी समय जब उसका दांव हृदय पूरी तरह से टूट जाने वाला था, एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। तारों भरे आकाश की तरह एक कोमल लेकिन विशाल आभा चुपचाप और बिना किसी चेतावनी के शांत कमरे में फैल गई, जैसे वसंत की हवा और हल्की बारिश। उस सांस में दमन का कोई संकेत नहीं था। फिर भी जैसे ही यह प्रकट हुआ, इसने इस स्थान पर स्वर्ग और पृथ्वी की कुछ हद तक अशांत ऊर्जा को पूरी तरह से शांत कर दिया। इसने यून यून की बेचैन आत्मा को धीरे से अपने आलिंगन में ले लिया। ऐसा लग रहा था मानो किसी गर्म लेकिन शक्तिशाली हाथ ने उसके दिल की सारी झुर्रियों को धीरे से चिकना कर दिया हो। बस यून यून का बेहद खूबसूरत शरीर अचानक बुरी तरह कांप उठा। उसके शरीर में उमड़ रही उग्र और आक्रामक भावना चमत्कारिक रूप से पानी की तरह शांत हो गई और इस सांस के सुखदायक प्रभाव से तुरंत शांत हो गई। वह हृदय जो उथल पुथल में था, इस क्षण अभूतपूर्व शांति प्राप्त कर गया। ये खबर, ये जानकारी है। यून यून की घबराहट से भरी हुई फीनिक्स जैसी आंखें अचानक खुल गईं। उनमें से केवल एक ही टुकड़ा बचा था, जो भूत जैसा दिखता था, अविश्वसनीय। ये वही है, ये वही है। यह विचार 10,000 बिजली की कड़क की तरह उसकी आत्मा की गहराई में फूट पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसने ऐसा कैसे किया। इसी क्षण एक शांत सौम्य आवाज, फिर भी एक निर्विवाद और पूरी तरह से आश्वस्त करने वाले गुण से भरी हुई, उसके कानों से नहीं बल्कि सीधे उसकी आत्मा की गहराई में गूंज उठी। मन की शांति। वो एक पल के लिए रुका। आवाज लगातार गूंजती रही, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बूम, बस 4 छोटे शब्द। यह एक सर्वोच्च शक्ति से युक्त फरमान की तरह था, जिसने इस क्षण यून यून के दिल में 10 दिनों से अधिक समय से बसी हुई सभी चिंताओं, आशंकाओं, भय और संघर्षों को उड़ा दिया और उन्हें हवा में गायब कर दिया। पूरी तरह गायब हो गया। वह अचानक खड़ी हो गई। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें, जो पहले भ्रम से भरी हुई थीं, अब खिड़की के बाहर गहरी रात पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह अंतहीन अंधेरे को भेद कर दाव की आकृति को देखना चाहती हो, जिसकी उसे बहुत चाह थी। मुझे पता भी नहीं चला और मेरी आंखों में आंसू भर आए। फीनिक्स की वे निर्मल ठंडी आंखें पल भर में घने कोहरे की एक मोटी परत से ढक गईं। अगले ही पल गर्म साफ आंसुओं की 2 धाराएं, जिन्हें अब नियंत्रित करना असंभव था, चुपचाप उस सुंदर और आकर्षक चेहरे पर बह गईं। अचानक उसने अपना कोमल हाथ आगे बढ़ाया और अपने लाल होठों को कसकर ढक लिया, ताकि वह कोई आवाज न निकाल सके। वे खूबसूरत कोमल कंधे बुरी तरह कांप रहे थे। वे दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि ये शिकायतों और भावनाओं का एक सैलाब था। हाँ, वह वही है। मुझे किस बात से डरना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तथाकथित 3 साल का समझौता। यह अभी भी वही ग्रैंड मास्टर है जो अब पूरी तरह से अपरिचित है। या शायद आने वाला प्रलयकारी तूफान। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ... राजधानी शहर जिनशिन हवेली। शिंग जुवान ने धीरे धीरे अपनी काली स्थिर आंखें खोली। ऐसा लगा मानो अभी अभी मैंने बस थोड़ी देर के लिए झपकी ली हो। उन्होंने दैवीय विचार को वापस ले लिया। फिर धीरे धीरे वह सम्मान के आसन से उठ खड़ा हुआ। उसकी निगाहें हाय बोडोन पर टिक गईं।
जो अभी अभी अनुभव किए गए अदृश्य दबाव से पहले ही कांप रहा था, फिर भी जरा सा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक शांत आवाज धीरे धीरे उठी। कल यूनान संप्रदाय पर जाएं। जिंग जुवान के होठों के कोने पर एक हल्की सी ठंडी मुस्कान उभरती हुई प्रतीत हुई। उपहार भेजें। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #105 हाइपरडोन का मूल्य। जोड़। अध्याय 105 हाइपोडोन का महत्व। शांत कमरे के अंदर लैंप की रोशनी से दोनों आकृतियों की लंबी परछाइयां बन रही थीं। शिंग जुवान धीरे से बैठ गया, उसकी शांत अविचलित निगाहें हाइपोडोन पर टिक गईं, जो उसके सामने खड़ा था और मुश्किल से सांस ले पा रहा था। यूनान संप्रदाय कोई एकात्मक इकाई नहीं है। शांत कमरे में धीरे धीरे एक मधुर आवाज गूंजी। मुझे इसके बारे में बताओ। क्लाउड माउंटेन और यून के अलावा और कौन बोल सकता है? धमाका। एक वाक्य बिजली की तरह हाइपोडोन के दिल पर गहरा प्रहार कर गया। सीनियर के शब्दों उपहार दो से जो उनका दिल अभी अभी हिल गया था, वह एक बार फिर असीम भय से पूरी तरह से भर गया। सीनियर, वो दाव को कैसे जान सकते थे? वह अभी अभी राजधानी पहुंचा था। वह हवेली के गेट से बाहर भी नहीं निकला, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसने यूनान संप्रदाय को पूरी तरह से भेद लिया हो, जो भारी सुरक्षा से घिरा हुआ था और लोहे के बैरल की तरह अभेद्य था। ये किस प्रकार की अथाह और रहस्यमय विधि है? आत्मा की गहराई से उठती एक सिहरन हाइपोडोन की रीढ़ की हड्डी में बेतहाशा दौड़ गई। वह दाव को जानता है। वह जानता था कि दाव एक वरिष्ठ अधिकारी है और दाव उसकी परीक्षा ले रहा है। आइए पूर्व हिम सम्राट की जांच करें और देखें कि उसका अभी भी कितना महत्व है। उन्हें इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। हाँ, हाइपोडोन ने अचानक गहरी सांस ली और अपने दिल में उमड़ रहे सारे सदमे को दबा लिया। उनके झुर्रियों से भरे चेहरे पर अब कोई झिझक नहीं दिख रही थी, बल्कि उस पर एक खुफिया प्रमुख के लिए उपयुक्त पूर्ण स्पष्टता और व्यवस्थितता प्रदर्शित हो रही थी। सीनियर के पास वापस जाओ। यूनान संप्रदाय में संप्रदाय प्रमुख के अलावा यून और पुराने संप्रदाय के नेता क्लाउड माउंटेन के बाहर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ग्रैंड एल्डर है। यून लिंग एल्डर समूह का नेतृत्व कर रही हैं। उनकी आवाज स्थिर लेकिन तेज थी। और यह बुजुर्गों का समूह कोई एक समान इकाई नहीं है। इन्हें मोटे तौर पर 3 गुटों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले ये ग्रैंड एल्डर पर आधारित है। यून लिंग के नेतृत्व वाला कट्टरपंथी गुट सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली है। इनमें से अधिकांश लोग पुराने संप्रदाय के नेता के प्रति वफादार हैं। क्लाउड माउंटेन, जो उस समय की समकालीन फिल्म थी, पुरानी शैली की और बेहद विदेशियों से नफरत करने वाली थी। ये लोग यून के बारे में संप्रदाय के गुरुओं में हाल के वर्षों की तुष्टीकरण नीति के प्रति लंबे समय से असंतोष रहा है। उनका मानना है कि यूनान संप्रदाय को अन्य शक्तियों के साथ बराबरी का दर्जा रखने के बजाय पूर्ण बलपूर्वक पूरे साम्राज्य पर सर्वोच्च शासन करना चाहिए। अब पुराने संप्रदाय के नेता क्लाउड माउंटेन विजयी होकर उभरा, एक ब्रेक थ्रू डोजोंग। भूखे भेड़ियों की तरह खून की गंध सूंघते हुए ये समूह झपटने के लिए बेताब था। उनकी महत्वाकांक्षाएं पहले से ही स्पष्ट थीं। हाइपोडोन थोड़ी देर रुका, फिर उसने चुपके से अपनी आंख के कोने से शिंग जुवान की तरफ देखा। लेकिन सीनियर का चेहरा हमेशा की तरह शांत और अविचलित रहा। ऐसा लग रहा था मानो वह जो कुछ भी कह रहा था, वह केवल उस उत्तर की पुष्टि कर रहा था जो सीनियर को पहले से ही अपने मन में पता था। हाइपोडोन के मन में विस्मय की भावना लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की और दाव को रिपोर्ट देना जारी रखा। दूसरा, ये यून के प्रति वफादारी है। संप्रदाय प्रमुख का रूढ़िवादी गुट। द्वितीय वरिष्ठ के नेतृत्व वाला ये गुट संख्या में छोटा है, लेकिन इसके सदस्य संप्रदाय की रीढ़ हैं। वे संप्रदाय के स्थिर विकास को महत्व देते हैं और आपसी कलह को नापसंद करते हैं। तीसरे गुट की बात करें तो वे अनिश्चित तटस्थ गुट हैं। उन्हें केवल अपने हितों की परवाह है और वे उसी का साथ देंगे जो उन्हें अधिक लाभ पहुंचा सके। बहुत ही कम समय में हाइपोडोन के शब्दों में यूनान संप्रदाय की आंतरिक शक्ति संरचना का एकदम स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया था। ये सब कहने के बाद उन्होंने एक बार फिर गहराई से झुककर वरिष्ठ के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में चुपचाप प्रणाम किया। शांत सन्नाटा छा गया। कब का अंत में जिंग जुवान ने धीरे से मेज पर रखा चाय का कप उठा लिया। यूलिंग, उसने नाम फुसफुसा कर कहा। उस आमतौर पर शांत और भावहीन दिखने वाले मुंह के कोने एक मुश्किल से दिखाई देने वाले ठंडे चाप में मुड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। वह इस नाम से परिचित था। उस विशाल दिव्य विचार के भीतर उसने पहले ही इस व्यक्ति को देख लिया था।
संकीर्ण मानसिकता वाला, अहंकारी, महत्वाकांक्षी लेकिन प्रतिभाहीन। वास्तव में ये शतरंज का सबसे उपयोगी मोहरा है। जिंग जुआन ने हाई बोडोन की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सरल शब्दों में, अनौपचारिक लहजे में एक साधारण निर्देश दिया। कल आपको बस इतना करना है। तो इस तरह आवाज बहुत धीमी और मंद थी। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी मामूली और तुच्छ बात के बारे में बात कर रहे हों। तथापि ये कुछ शब्द जो इतनी सहजता से बोले गए थे, हाई बोडोन पर आकाश से गिरे बिजली के झटके की तरह लगे, जो उसकी आत्मा की गहराई में गूंज उठे। उसकी आंखें, जो तेज रोशनी से चमक रही थीं, अचानक सिकुड़कर सुई की नोक जितनी छोटी हो गईं। वह एकदम अवाक रह गया, अपनी जगह पर जम गया। उसके चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। भयावह, अविश्वसनीय और दैवीय विधियों के प्रति अत्यधिक भय। ये जानकर वह बेहद भयभीत हो गया। सीनियर की योजना उन तथाकथित कट्टरपंथियों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की थी। सीनियर युन लिंग के गुट की महत्वाकांक्षाओं को जगाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्हें खुद ही बाहर निकलने दो। उन्हें साम्राज्य की सभी शक्तियों के सामने व्यक्तिगत रूप से यूनलान संप्रदाय की प्रतिष्ठा को तार तार करने दो। उन्हें यून बनने दो, संप्रदाय प्रमुख, घर की सफाई करने का सबसे अच्छा बहाना। अब ये कोई योजना नहीं है। यह एक खुली साजिश है। ये लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ है। यह एक भव्य, धरती को हिला देने वाला खेल है जिसे यूनलान संप्रदाय और नव पदोन्नत डोजो क्लाउड माउंटेन को मोहरों के रूप में इस्तेमाल करके खेला जाता है। कितनी चालाकी भरी रणनीति है! कितनी चालाकी है! इस क्षण हाई बोडोन का शिंग जुआन के प्रति विस्मय अभूतपूर्व चरम पर पहुंच गया। आखिरकार उसे समझ आ गया। सीनियर की नजरों में तथाकथित फाइटिंग सेक्ट, तथाकथित यूनलान सेक्ट। मुझे डर है, सच में वे सड़क किनारे की चींटियों से बिल्कुल अलग नहीं हैं। और मैं ऐसे ईश्वर तुल्य प्राणी को शतरंज का एक मोहरा भेंट करने में सक्षम हूं। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। आपका अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है। हाई बोडोन ने अत्यधिक भय और उत्तेजना के कारण अपनी आवाज को कांपने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपना सिर गहराई से जमीन में गाड़ दिया। मैं फिर कभी जरा सा भी संदेह करने की हिम्मत नहीं करूंगा। तथापि ठीक तभी शिंग जुआन की शांत आवाज एक बार फिर गूंजी। इस बार ऐसा लग रहा था मानो उसकी निगाहें हवेली की कई दीवारों को भेद रही हों। उसने सीधे आगे की ओर देखा, उस दिशा में जहां महल और रसायन शास्त्री संघ स्थित थे। बाकी दो, अब क्या रवैया है? 106 शाही राजधानी जोड़। अध्याय 106 राजधानी में विभिन्न दल। शांत कमरे के अंदर जिंग जुआन का शांत प्रश्न हाई बोडोन के पहले से ही अशांत हृदय में फेंके गए कंकड़ की तरह था। बाकी दो, राजपरिवार और रसायन शास्त्री संघ। हाई बोडोन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था और उसने सीनियर के अप्रत्याशित तरीकों से पूरी तरह से कुचल दिए गए भय को जल्दी से दबा दिया। सीनियर के पास वापस जाओ। उनकी आवाज में सम्मान का भाव बढ़ता गया। जिया शिंगटेन और फामा नाम के वे दोनों बूढ़े लोग आजकल बहुत बेचैन हैं। उन्हें डर है कि क्लाउड माउंटेन का प्रभुत्व साम्राज्य के संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ देगा, जिससे शाही परिवार और संघ यूनलान संप्रदाय के मात्र जागीरदार बन जाएंगे। लेकिन मन ही मन मैं दबी जबान में उम्मीद करता था कि कोई चमत्कार हो जाए, कि कोई यूनलान संप्रदाय की वर्तमान अत्यधिक शक्ति को बुरी तरह से पंगु बना दे। हाई बोडोन की आवाज में साम्राज्य के दोनों दिग्गजों का स्पष्ट रूप से उपहास झलक रहा था। पूर्व हिम सम्राट होने के नाते वह उन दोनों बूढ़े लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह अपना घिनौना काम करवाने के लिए किसी और का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि चाकू बहुत तेज है और उसे चोट पहुंचा सकता है। संकोची और अनिर्णायक। तथापि इस रहस्य को सुनकर साम्राज्य का कोई भी उच्च पदस्थ अधिकारी पीला पड़ जाएगा। शिंग जुआन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी नजरों में तथाकथित शाही परिवार और संघ सड़क किनारे पड़े दो पत्थरों से अलग नहीं थे। ये तो मानवीय स्वभाव है। उसने सिर्फ 4 शब्द कहे, मैं न तो सहमत हूं और न ही असहमत। फिर उसने अपनी गहरी आंखों को थोड़ा ऊपर उठाया, जो शांत जल की तरह स्थिर थी। वह संदेश जिसे मैंने आपसे जारी करने के लिए कहा था, ये कैसे हुआ? धमाका। इस सवाल ने हाई बोडोन के शरीर को बुरी तरह से कांपने पर मजबूर कर दिया। वह बूढ़ा चेहरा, जो अब तक जबरदस्ती अपनी संयम बनाए हुए था, अब अपने अत्यधिक उत्साह को छिपा नहीं सका, मानो वह किसी देवता को देख रहा हो। ये यहाँ है। सीनियर की असली योजना, जो पूरे साम्राज्य को उलट-पुलट करने में सक्षम है, यहाँ है। सीनियर के पास वापस जाओ। अत्यधिक उत्तेजना के कारण हाई बोडोन की आवाज थोड़ी सी, लगभग न के बराबर कांप उठी।
आपके निर्देशों के अनुसार सब कुछ कर दिया गया है। फिलहाल राजधानी का सबसे बड़ा सट्टेबाजी मंच गोल्डन जेट शॉप, जिसे मेरे मित्तल परिवार द्वारा गुप्त रूप से नियंत्रित किया जाता है, ने xiaoyan के जीतने की संभावनाओं को 1 से 100 के भयावह स्तर तक समायोजित कर दिया है। इस वजह से पूरी राजधानी पागल हो गई है। अनगिनत लालची जुआरियों और यहाँ तक कि कुछ आत्मधर्मी घटिया ताकतों ने भी नालन यानरान पर अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी है। उन सभी को लगा कि मित्तल परिवार यूनलान संप्रदाय का पक्ष जीतने की कोशिश कर रहा है। उन सभी को लगा कि यह पैसा कमाने का एक अचूक तरीका है। उन्हें भला कैसे पता चल सकता है? यह असल में एक कब्र है जिसे सीनियर ने अपने हाथों से उनके लिए खोदा था। हाई बोडोंग ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में और भी अधिक जोश झलक रहा था। इतना ही नहीं, आपके निर्देशानुसार मैंने यफी से एक और भी गुप्त जुआ अड्डा खुलवा लिया। मैं शर्त लगा रहा हूं कि क्या कल xiaoyan दिखाई देगी। अब कुछ व्यक्तियों के प्रयासों के कारण पूरी राजधानी के 99% लोग मानते हैं कि xiaoyan एक डरपोक काय के अलावा कुछ नहीं है। वह कभी भी यूनलान पर्वत पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए सट्टेबाजी की भारी रकम ज्वार की तरह उस तरफ बहने लगी जहां xiaoyan प्रकट नहीं होगी। एक अभूतपूर्व सूचना अंतराल पूरी तरह से बन गया है। हाई बोडोंग ने एक ही घूंट में सारी व्यवस्थाओं की जानकारी दे दी। जैसे जैसे वह एक एक शब्द बोलता गया, उसका विस्मय और भय और भी तीव्र होता गया। वह इसकी कल्पना कर सकता है। वह इसे लगभग अपनी आंखों से देख सकता था। लाइफ आफ्टर, जब वह युवक वादे के मुताबिक आ गया, जब 1 से 100 की वो भयावह संभावना हकीकत बन जाती है। यूनलान संप्रदाय और xiaoyan की अनुपस्थिति पर अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाने वाले उन ताकतों और जुआरियों का दृश्य जो सब कुछ खो बैठे और दिवालिया हो गए। पूरा साम्राज्य उलट पुलट हो जाएगा। यह अब कोई लड़ाई नहीं रही। ये तो योजना की सीमा से भी आगे निकल गया है। ये लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ है। ये पूरे साम्राज्य के लालच और मूर्खता से प्रेरित एक भव्य दावत है, एक ऐसी दावत जो मित्तल परिवार को धन के शिखर पर पहुंचा देगी। सीनियर की निगाहें बहुत पहले ही उस छोटे से यूनलान संप्रदाय से आगे बढ़ चुकी थीं। वह इस अवसर का उपयोग अभूतपूर्व पूंजी संचय करने के लिए करना चाहता है। वह चाहता था कि मित्तल परिवार पूरे गामा साम्राज्य की आर्थिक जीवन रेखा पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर ले। क्या शानदार प्रदर्शन था! ईश्वर की कितनी अद्भुत शक्ति है! इस क्षण हाई बोडोन को लगा कि उसकी आत्मा तक कांप रही है। उसने अपना सिर कसकर नीचे झुका रखा था। मैं उस दाव को दोबारा देखने की हिम्मत नहीं करता, उस उदासीन आकृति को जो मानो दुनिया की हर चीज को अपने वश में कर चुका हो। शिंग जुवान चुपचाप सुन रहा था। अंततः उस आमतौर पर शांत और भावहीन चेहरे पर धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान उभर आई। बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक उसी तरह चल रहा था जैसा उसने सोचा था। एक एक छोटी बात का ध्यान रखा गया था। वह न केवल तथाकथित यूनलान संप्रदाय को बलपूर्वक कुचलना चाहता था, बल्कि उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तूफान में, जिसे उसने स्वयं ही भड़काया है, उसे उस महिला के लिए सभी बाधाओं को दूर करना होगा जिसने गुफा में उसके लिए अनाड़ीपन से मांस भुना था। और संयोगवश मैं अपने लिए एक ऐसा रखवाली करने वाला कुत्ता भी प्रशिक्षित करूंगा जो वफादार और काफी उपयोगी हो। वह धीरे धीरे अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। मैं धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। उन गहरी आंखों ने खिड़की से दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां भोर की पहली किरणें दिखाई देने लगी थीं। एक रात बीत चुकी है। अंततः वह तूफान आ रहा था जिसने पूरे साम्राज्य को अपनी चपेट में ले लिया था। हाई बोडोंग ने अपने मन में उठ रहे असंख्य विचारों को तुरंत दबा दिया, प्रणाम किया और उनके पीछे पीछे चला गया। उसने दाव की ओर देखा, जिसकी पीठ उसकी ओर थी और वह सुबह की रोशनी में अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, और उसने एक तीर्थयात्री की तरह धीरे धीरे सम्मानजनक स्वर में बात की। वरिष्ठ, समय आ गया है। 3 साल का समझौता, नियुक्ति का दिन। अंत में ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #107 जोड़ अध्याय 107 नियुक्ति का दिन। भोर की किरणें आकाश को चीरती हुई निकल रही हैं। सुनहरी धूप बिखरी हुई सोने की धूल की तरह बरस रही थी और बादलों से घिरी विशाल पर्वत श्रृंखला को एक पवित्र और राजसी रंग से रंग रही थी। आज यूनलान पर्वत निस्संदेह पूरे गामा साम्राज्य के इतिहास में सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु है। पहाड़ की तलहटी से लेकर नीले पत्थरों से बनी चौड़ी पहाड़ी सड़क तक पहले से ही काफी भीड़ थी। असंख्य लोग ज्वार की तरह पहाड़ की चोटी पर स्थित विशाल चौक की ओर उमड़ पड़े। शोरगुल और चर्चाएं एक भयानक ध्वनि तरंग में परिवर्तित हो गईं,
जो नंगी आंखों से अदृश्य थी, सीधे आकाश में उठती हुई और यहाँ तक कि पर्वत की चोटी पर बादलों के सागर के कुछ हिस्से को भी तितर-बितर कर दिया। जल्दी करो, जल्दी करो, अगर हम और देर करेंगे तो हमें अच्छी जगह नहीं मिल पाएगी। हे भगवान, क्या तुमने देखा? राजरक्षक दल, यहाँ तक कि जिया शिंगटियन भी। महाराज, वो स्वयं आई थी। ये सिर्फ राजघराने की बात नहीं है। किमियागर संघ के अध्यक्ष फामा और मित्तल परिवार के याफी युवा महोदया, हे भगवान, ये तो मानो राजधानी के पूरे उच्च वर्ग को ही खाली कर रहा है। अरे ये क्या, आज वो दिन है जब मेरा यूनलान संप्रदाय अपना नाम रोशन करेगा। पुराने संप्रदाय प्रमुख की दिव्य कौशल की बड़ी उपलब्धि, डोजोग में सफलता। शियाओ परिवार का वो निकम्मा आज जरूर बिना दफन हुए मरेगा। पहाड़ पर भीड़ चींटियों की तरह असंख्य थी। असंख्य चेहरे, कुछ उत्साहित, कुछ विस्मय से भरे, कुछ लालची, आपस में गुथे हुए, मानवता का एक विचित्र और विकृत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। तथापि इस लगभग उन्मादपूर्ण भीड़ में दो आकृतियां बिल्कुल अलग थलग दिखाई दे रही थीं। शिंग जुबान आगे आगे चलने लगी। उन्होंने एक साधारण काला चोगा पहना हुआ था और उनके कदम न तो तेज थे और न ही धीमे। आसपास का शोर, जो कान के पर्दे फाड़ देने जितना तेज था, उसे पहाड़ों में अपने कान के पास से गुजरती हुई एक हल्की हवा के झोंके से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। हाय बोडोंग झुककर प्रणाम करते हुए आधा कदम पीछे रह गया और उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। उनके हाथ में मित्तल परिवार द्वारा भेजा गया एक सोने का पानी चढ़ा हुआ निमंत्रण पत्र था। यूनलान संप्रदाय की अपार शक्ति को अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस करते हुए, अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस करते हुए, दाव की निगाहें विस्मय और उत्साह से भरी हुई थीं। अपनी पूर्व आइस एम्पर हॉट नेचर के बावजूद भी वह अपने दिल में हलचल और खून में हल्की सी खौलन महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। यूनलान संप्रदाय, एक डजोंग विशेषज्ञ, यह अब गामा साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली ताकत है। लेकिन जब उनकी नजर अपने सामने काले वस्त्रों में लिपटे उदासीन, अलग थलग व्यक्ति पर पड़ी, सारा उत्साह, सारा जोश पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह एक शांत, स्थिर सन्नाटा छा गया और विस्मय का माहौल छा गया। हाँ, तथाकथित डोजोंग, तथाकथित यूनलान संप्रदाय, इस ईश्वर तुल्य वरिष्ठ व्यक्ति के सामने उसकी क्या है? यह एक खेल से ज्यादा कुछ नहीं था जिसे सीनियर ने पहले ही अपने हिसाब से तय कर लिया था। यह महसूस करते ही हाय बोडोन का कुछ हद तक व्याकुल हृदय तुरंत शांत हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उनके सामने स्थित दाव, हालांकि विशेष रूप से ऊंचा नहीं था, इस दुनिया का सबसे स्थिर पवित्र पर्वत था। जब तक तुम उसके पीछे चलते रहोगे, चाहे लहरें कितनी भी उग्र क्यों न हो, वे उसे जरा भी हिला नहीं पाएंगी। ... अंत में दोनों पहाड़ की चोटी पर स्थित विशाल चौक पर पहुंचे। चिकने नीले पत्थरों से बना ये चौक विशाल है और इसमें दसियों हजार लोग समा सकते हैं। इस समय चौक पूरी तरह से लोगों से घिरा हुआ था और खचाखच भरा हुआ था। लोगों का एक घना अंधेरा समूह लगातार गतिमान। चौक के उत्तरी किनारे पर कई दर्जन फीट ऊंचा एक अवलोकन मंच पहले ही बनाया जा चुका था। ऊंचे चबूतरे पर सैकड़ों सीटें लगाई गई थीं। बिना किसी अपवाद के यहाँ बैठे सभी लोग पूरे गामा साम्राज्य में एक प्रमुख हस्ती हैं। शिंग जुबान अवलोकन मंच के एक सुनसान कोने में रुक गई। वह नहीं बैठा, वह बस अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था। उन गहरी, शांत आंखों ने धीरे धीरे ऊंचे चबूतरे पर नजरें घुमाई। उनकी निगाहों में हर चीज को भेदने की शक्ति प्रतीत होती थी। उसने इसे देखा। वहां संप्रदाय प्रमुख के आसन के ठीक बीच में दाव खड़ी थी। चंद्रमा के समान सफेद वस्त्रों में उसकी बेहद खूबसूरत आकृति दिखाई दे रही थी। आज यून ने शुभ बादल पैटर्न से सजी भव्य संप्रदाय प्रमुख की पोशाक पहनी थी। उनके काले बाल ऊंचे जूड़े में बंधे थे और उनका फीनिक्स मुकुट भव्य लग रहा था। उनके सुंदर और आकर्षक चेहरे पर शांत और गंभीर भाव थे। हालांकि जिन जुबान इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था, उसके शांत बाहरी स्वरूप के नीचे एक शांत दाव हृदय छिपा है, जो उसके स्वयं के आश्वासन से मजबूत होता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ नोटिस किया है। यून की शांत फीनिक्स जैसी आंखें थोड़ी सी झपकी और उसने अनजाने में जिन जुबान की दिशा में एक नजर डाली। लेकिन मुझे बस सिरों का एक समुद्र और हलचल का एक अव्यवस्थित समूह दिखाई दिया। उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। उसके मन में एक अजीब सा सवाल कौंध गया। तब शिंग जुबान की निगाहें धीरे धीरे घूमने लगीं। ये यून के बगल में खड़ी लड़की पर आकर गिरा, जिसने चांद जैसे सफेद रंग का पहनावा पहना हुआ था और उसके हाथ में नीले रंग की लंबी तलवार थी। नालन यानरान, आज वह निस्संदेह पूरे आयोजन के मुख्य आकर्षणों में से एक थी। उसका सुंदर चेहरा गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, साथ ही उसकी आंखों में तनाव और दृढ़ संकल्प की झलक भी साफ दिखाई दे रही थी।
वह प्रतीक्षा कर रही है। वह उस लड़के का इंतजार कर रही थी जिसे उसने खुद 3 साल तक शर्म के खंभे पर कील ठोक कर लटकाए रखा था कि वह आए और अपनी मौत का सामना करे। शिंग जुआन की निगाहें एक बार फिर इधर उधर घूम गईं। ये वीआईपी सीटों के बिल्कुल आगे बैठे कुछ लोगों पर आकर गिरा। जिया जिन टियन फामा एक एक करके गंभीरता, चिंता और आशंका से भरे वृद्ध चेहरे उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। ये दिग्गज, जो सामान्य दिनों में अपने पैरों की एक थपथपाहट से पूरे साम्राज्य को हिला सकते थे, अब सभी बेहद चिंतित और डरे हुए बैठे थे। आखिरकार शिंग जुआन की निगाह संप्रदाय प्रमुख के बगल में एक और भी प्रतिष्ठित आसन पर बैठे भूरे रंग के वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। क्लाउड माउंटेन। इस समय उनकी आंखें थोड़ी बंद थीं, उनका चेहरा शांत था, मानो वे सांसारिक मामलों से बहुत पहले ही ऊपर उठ चुके हों। हालांकि जिन जुबान इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसके शरीर से निकलने वाली शक्ति, जो देखने में विशाल लगती थी लेकिन वास्तव में खालीपन और शीतलता से भरी हुई थी, तथाकथित युद्ध स्वामी की शक्ति थी। और उनके शांत मुखौटे के पीछे लालच से भरा एक हृदय छिपा हुआ था, जो लंबे समय से महत्वाकांक्षा और सत्ता से भ्रष्ट हो चुका था। ओह! शिंग जुबान के होंठ धीरे धीरे एक ठंडी और व्यंग्यात्मक मुस्कान में बदल गए। एक ऐसा प्रहसन जिसका अंत पहले से ही निर्धारित था। दयनीय और हास्यास्पद चींटियों का एक समूह, और वह इस तमाशे का एकमात्र दर्शक था। ठीक तभी खटखट, चौक के बीचों बीच से अचानक एक प्राचीन तेज घंटी की गूंज सुनाई दी। कभी चहल पहल से भरा रहने वाला वह चौक घंटियों की आवाज सुनते ही चमत्कारिक रूप से पल भर के लिए शांत हो गया। पूरा परिसर सन्नाटे में डूबा हुआ था। प्लेटफॉर्म के बिल्कुल शीर्ष पर स्थित युनलान संप्रदाय पर असंख्य निगाहें टिकी हुई थीं। महागुरु युन लिंग पर। युन लिंग धीरे धीरे खड़ी हो गई। उनका आमतौर पर उदास रहने वाला चेहरा अब खुलेआम आत्मसंतुष्टि और उत्साह से भरा हुआ था। उसे सबका ध्यान अपनी ओर खींचने का आनंद मिल रहा था। उसने अपना गला साफ किया, मानो वह अपनी युनलान संप्रदाय की सत्ता स्थापित करने के इस भव्य समारोह की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा एक राजसी स्वर में करने ही वाला था। और ठीक इसी क्षण उस भयानक सन्नाटे में पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। उफ! दूर आकाश से अचानक एक तीखी, विस्मयकारी और युद्ध की मंशा से भरी चीख गूंज उठी। वह ध्वनि तरंग बादलों को चीरते हुए सूर्य तक पहुंच गई। इसने घंटी की तेज आवाज को भी दबा दिया। वूश! पूरा दर्शक वर्ग जोरदार आक्रोश से भर गया। लेस देन आई इक्वल्स 225 ग्रेटर देन 1 डाओ लेस देन 8 ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन दाओ की निगाहें अचानक ऊपर उठी और नीले आकाश पर टिक गईं। मैंने बस यही देखा। क्षितिज के किनारे पर एक छोटा सा, लगभग अदृश्य काला बिंदु अभूतपूर्व गति से युनलान पर्वत की चोटी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बस कुछ ही सांसों में सभी की आंखों की पुतलियों में काला बिंदु तेजी से बड़ा होता चला गया। यह एक विशालकाय उड़ने वाला राक्षसी जानवर था जिसके पंखों का फैलाव कई फीट था और उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग के शल्कों से ढका हुआ था। और वहां उस भयंकर जानवर के सिर पर वन दाओ, एक विशाल काले रंग का रूलर लिए हुए, हवा में लहराते काले वस्त्र पहने, दुबले पतले शरीर के साथ गर्व से खड़ा था। #108 वो लड़का आ रहा है। जोड़ अध्याय 108 वो लड़का, वो यहाँ है। उफ! वो चीख बिजली की कड़क की तरह सबके कानों में गूंज उठी। पूरा दर्शक वर्ग जोरदार आक्रोश से भर गया। असंख्य आंखें, कुछ हैरान, कुछ उपहास भरी, कुछ तिरस्कारपूर्ण, अचानक ऊपर उठी और दूर क्षितिज की ओर टकटकी लगाकर देखने लगी जहां से चील की चीख आई थी। क्षितिज के किनारे पर एक लगभग अदृश्य काला बिंदु अभूतपूर्व गति से बादलों को चीरता हुआ युनलान पर्वत की चोटी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह इतनी तेज गति से हुआ कि इसने हवा में कान फाड़ देने वाली ध्वनि तरंगों की एक श्रृंखला छोड़ दी। बस कुछ ही सांसों में सभी की आंखों की पुतलियों में काला बिंदु तेजी से बड़ा होता चला गया। यह एक भयंकर उड़ने वाला राक्षसी जानवर था जिसके पंखों का फैलाव दसियों फीट था और उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग के शल्कों से ढका हुआ था। बैंगनी बादल के पंख। और वहां उस भयंकर जानवर के सिर के ठीक ऊपर वन दाओ, एक विशाल काले रंग का रूलर लिए हुए, हवा में लहराते काले वस्त्र पहने, दुबले पतले शरीर के साथ गर्व से खड़ा था। वह बहुत लंबा नहीं था, लेकिन वह बस वहीं चुपचाप खड़ा रहा। फिर भी ऐसा प्रतीत होता था कि उसके पैरों के नीचे मौजूद भयंकर चौथे स्तर का राक्षसी जानवर भी उसके सामने केवल एक मोहरे के रूप में ही काम कर सकता था। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ पर्पल क्लाउड विंग्स ने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे हवा का एक तेज झोंका उठा और वह विशाल प्लाजा के किनारे पर आसानी से उतर गया। तेज हवा चली, जिससे आसपास खड़े लोग लड़खड़ाकर गिर पड़े और बुरी तरह अस्त व्यस्त दिखने लगे। लेकिन इस समय किसी को भी इन सब बातों की परवाह नहीं थी।
चुंबक द्वारा आकर्षित लोहे के बुरादे की तरह सभी की निगाहें उस पर टिक गईं, काले वस्त्र पहने उस आकृति पर जो जानवर की पीठ से नीचे कूदा। वह चुपचाप उतरा। केवल विशालकाय काली रूलर, जो अपने आकार के अनुपात में इतनी बड़ी थी, एक धीमी सी आवाज के साथ जमीन पर गिरी। धड़ाम। यह आवाज खामोश थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य हथौड़े ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल पर प्रहार कर दिया हो। चौक में पहले गूंज रहा कान फाड़ देने वाला शोर अचानक और भयावह रूप से सन्नाटे में बदल गया। आपको एक पिन ड्रॉप सुनाई पड़ सकता है। एक पल के बाद भीड़ से अचानक एक जोरदार चीख और एक बेहद भयानक चिल्लाहट सुनाई दी। ये शियाओ यान है। वह सचमुच आने की हिम्मत कैसे कर गया? धमाका। ऐसा लग रहा था मानो उबलते तेल के बर्तन में ठंडे पानी का एक बड़ा चम्मच डाल दिया गया हो। उस क्षण पूरा चौक उन्माद की चपेट में आ गया। हे भगवान, इस निकम्मे ने क्या भालू या तेंदुए का पित्त खा लिया है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? आज तो साम्राज्य के सभी शक्तिशाली योद्धा यहाँ एकत्रित हुए हैं। और दो जोग क्षेत्र का प्राचीन संप्रदाय प्रमुख भी यहाँ मौजूद है। क्या वह यहाँ आकर मौत को दावत नहीं दे रहा है? अरे, मुझे लगता है कि वह यहाँ मरने के लिए ही आया है। अच्छा हुआ, कम से कम हमारी यात्रा व्यर्थ नहीं गई। अनगिनत दाववादी निगाहें, तिरस्कार, जिज्ञासा, उपहास, दया और यहाँ तक कि सदमे से भरी हुई अदृश्य तलवारों की तरह थीं, जो सभी काले वस्त्रों में अकेले खड़े दाववादी पर टिकी हुई थीं। तथापि इन सब के लिए वे अनगिनत घूरती निगाहें थीं जो एक साधारण व्यक्ति को भी टुकड़े टुकड़े कर सकती थीं। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो शाओ यान ने कुछ सुना ही न हो। उसने अपने आसपास मौजूद उन मस्खरे जैसे दिखने वाले दर्शकों की तरफ एक नज़र तक नहीं डाली। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। हुड की छाया में छिपी वे गहरी आंखें उमड़ती भीड़ और विशाल दूरी को भेदती हुई नजर आईं। ये सीधे ऊंचे चबूतरे पर जा गिरा। वह चंद्रमा के समान सफेद रंग की पोशाक पहने, गर्व भरी अभिव्यक्ति के साथ, एक गर्वित सफेद हंस की तरह उस दाव पर उतरी, एक बेहद खूबसूरत आकृति। नालन यानरान। 3 साल, पूरे 3 साल, 3 साल की सहनशीलता, 3 साल का अपमान, अनगिनत दिन और रातों का कठिन अभ्यास। मैंने अनगिनत बार जीवन और मृत्यु के कगार पर जी जान से संघर्ष किया। सब कुछ, पूरा का पूरा। इस क्षण सब कुछ एक अभूतपूर्व युद्ध भावना में परिवर्तित हो गया, जो बादलों को भेदने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। लाखों लोग हो, मैं जरूर जाऊंगा। धमाका। वह भयानक युद्ध भावना, जो नग्न आंखों से अदृश्य थी लेकिन निर्विवाद रूप से वास्तविक थी, उस कमजोर शरीर से फूट पड़ी। पलक झपकते ही ऊंचे चबूतरे पर नालन यानरान का सुंदर चेहरा, जो पहले आत्मविश्वास और गर्व से भरा हुआ था, अचानक थोड़ा बदल गया। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें, जो आमतौर पर शांत और स्थिर रहती थीं, अचानक सिकुड़ गईं। ये जानकर वह बेहद भयभीत हो गई। इस समय चौक के केंद्र में खड़ा लड़का अब वैसा नहीं रहा जैसा वह 3 साल पहले था, जो उसके सामने धूल के समान महत्वहीन था, जिसने उसे शियाओ परिवार की अंतिम गरिमा को कुचलने की अनुमति दी थी। इसके बजाय यह एक अकेला भेड़िया था जिसने 3 साल तक संघर्ष किया और अंततः अपने खतरनाक नुकीले दांत दिखाए। उसकी आंखों में वो चमक, उस तरह का दृढ़ निश्चय युद्ध संकल्प, जो पूरे यूनान संप्रदाय या पूरे साम्राज्य का सामना करते समय भी कभी नहीं देगा। इसे उसके दिल को बेकाबू होकर छलनी कर देने दो। इसी क्षण शाओ यान हिल गई। उसने एक कदम बढ़ाया, कदम, एक और कदम। वे धीरे धीरे चौक के ठीक बीच में स्थित द्वंद्वयुद्ध के पत्थर के चबूतरे की ओर बढ़े। उसके कदम बहुत स्थिर थे। प्रत्येक कदम स्थिर और सशक्त था। ऐसा लग रहा था मानो कदमों की आहट ठंडी, नीली पत्थर की जमीन पर नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर किसी के दिलों पर मजबूती से अंकित हो गई हो। निपट अकेले पड़ गए वह, निपट अकेले पड़ गए वह। लेकिन इस समय वो दुनिया में धावा बोलने वाली एक अकेली सेना की तरह लग रहा था। पूरे चौक का वातावरण उस अकेले खड़े व्यक्ति से निकलने वाली आभा से पूरी तरह से प्रज्वलित हो गया और फिर दृढ़ता से शांत हो गया। वह उस समय शियाओ परिवार का निकम्मा आदमी था। राजधानी में मौजूद अनगिनत जुआ अड्डों के बीच उस आदमी को एक काय माना जाता था, जो इतना डरा हुआ था कि वह कभी अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। आज वादे के मुताबिक समय पर पहुंचा। वे एक ऐसे अंदाज में वापस लौटे हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, एक शक्तिशाली ताकत के रूप में। ठीक उसी समय जब सबकी निगाहें उस लड़के पर टिकी हुई थी जो पत्थर के चबूतरे पर कदम रखने ही वाला था। अवलोकन मंच का एक कोना। दाओ, काले वस्त्रधारी आकृति जो हमेशा अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ी रहती थी, धीरे धीरे और शांत भाव से उस स्थान पर बैठ गई जो मित्तल परिवार के लिए तैयार किया गया था। इस दौरान
ऊंचे चबूतरे पर युन युन की शांत फीनिक्स जैसी आंखें, जो द्वंद्वयुद्ध करने वाले पक्षों पर केंद्रित होनी चाहिए थीं, नीचे लोगों के अंधेरे सागर में बेचैनी से कुछ खोजने लगी। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #109 दर्शकों से नजरें मिलाना। जोड़। अध्याय 109 देखने के मंच पर आंखों का संपर्क। ऊंचे चबूतरे पर वातावरण पूरी तरह जम गया था। सभी की निगाहें दांव पर टिकी थीं, जो काले वस्त्रों में लिपटा अकेला व्यक्ति था और ऐसा लग रहा था मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विरोधाभास में हो। तथापि यूनलान संप्रदाय के प्रमुख युन युन आज के मुख्य पात्रों में से एक है। लेकिन उसका मन यहाँ बिल्कुल भी नहीं था। फीनिक्स की वे आंखें, जो गरिमा में और तटस्थ होनी चाहिए थीं, अब चिंता की एक झलक लिए हुए थीं, जिसके बारे में वह खुद भी अनजान थी। उसकी निगाहें नीचे उमड़ते घुमड़ते लोगों के अंधेरे सागर पर बार बार तेजी से घूमती रहीं। खोज रहा है। वह उस एक व्यक्ति की तलाश कर रही थी, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो उसे इस भयंकर तूफान के बीच पूर्ण मानसिक शांति प्रदान कर सके। नहीं, अभी तक कोई नहीं। वहां भी कई लोग हैं। हजारों दांव आपस में गुंथी हुई सांसों ने ऊर्जा का एक अराजक सागर बना दिया। हालांकि वह पहले से ही एक शक्तिशाली दहुआंग महिला थी, लेकिन इस विशाल सागर में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसने जानबूझकर अपनी उपस्थिति छिपा रखी हो, भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। युन युन के दिल की गहराइयों से धीरे धीरे एक सूक्ष्म, अनियंत्रित हानि और बेचैनी की भावना उभरने लगी। वह, क्या आपके लिए आना मुश्किल है? एक बार यह विचार मन में आया तो यह एक जहरीली खरपतवार की तरह तेजी से फैलने लगा। दाव की कोमल आवाज से जो हृदय अंततः पूरी तरह शांत हो गया था, वह फिर से अशांत होने के संकेत दिखाने लगा था। संप्रदाय के गुरु। तभी उनके बगल से ग्रैंड एल्डर की आवाज सुनाई दी। युन लिंग की आवाज में अधिकार और गंभीरता झलक रही थी। शुभ समय आ गया है। कृपया संप्रदाय प्रमुख और यानरान द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े में प्रवेश करें और 3 साल के समझौते के नियमों को पढ़ने की तैयारी करें। युन युन का दिल अचानक कस गया। उसने ऊपर देखा और चौक के केंद्र में खड़े काले वस्त्रधारी युवक पर एक नजर डाली, जिसकी युद्ध की भावना पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी। उसने एक बार फिर अपने बगल में खड़े नालन यानरन की ओर देखा, जिसके हाथ में एक लंबी तलवार थी और जिसका सुंदर चेहरा गर्व और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। वह जानती थी कि अब वह और विचलित नहीं हो सकती। उसने गहरी सांस ली, उसके भरे हुए स्तन हल्के से ऊपर नीचे हुए, क्योंकि उसने अपने दिमाग में चल रहे सभी विचलित करने वाले विचारों को जबरदस्ती दबा दिया। मैं समझता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। लेकिन जैसे ही वह उठने ही वाली थी, भाग्य के किसी विचित्र मोड़ के कारण आखिरी बार उसने अपनी नजर नीचे बैठे दर्शकों के एक कोने पर डाली। वह क्षेत्र जहां मित्तल परिवार स्थित है, हाई बोडोन का इलाका। अगर वह आएगा तो वह निश्चित रूप से वहां मौजूद होगा। बस यही एक मौका है। बस एक आखिरी नजर। युन युन का बेहद खूबसूरत शरीर अचानक थोड़ा अकड़ गया। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें, जो चिंता से भरी हुई थीं, अचानक सिकुड़ गईं। फिर पल भर में वह भावना पूरी तरह से आश्चर्य और शर्म की एक तीव्र, जबरदस्त भावना से बदल गई। उसने इसे देखा। वहां देखने के क्षेत्र के एक शोरगुल भरे, हलचल वाले कोने में उन असंख्य चेहरों में से कुछ उत्साहित थे, कुछ लालची थे और कुछ विस्मय से भरे हुए थे। एक दिन काले वस्त्र पहने एक साधारण व्यक्ति शांति से बैठ गया। वह बस चुपचाप वहीं बैठा रहा। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया भर में फैली सारी उथल-पुथल, ये तथाकथित महान घटना जो पूरे साम्राज्य को हिला देने के लिए काफी थी, उसकी नजरों में एक तुच्छ बचकाना खेल से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसके आसपास का सारा शोर मानो एक अदृश्य अवरोध के कारण पूरी तरह से बंद हो गया था। यह अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, एक शांत स्थान। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने उसकी निगाहों को देख लिया था। दाव ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। वे गहरी आंखें, एक गहरे कुएं की तरह शांत और स्थिर, मानो उनमें एक प्राचीन तारों भरा आकाश समाया हो, विशाल दूरी और हलचल भरी भीड़ को भेदती हुई दिखाई दी। वह बिल्कुल सटीक रूप से उस पर आकर गिरा। तब उस उदासीन चेहरे पर धीरे धीरे एक सौम्य मुस्कान प्रकट हुई। उसने कुछ कहा नहीं, उसने अपने होंठ तक नहीं हिलाए। वह बस चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसने लगभग अदृश्य रूप से हल्के से उसकी ओर सिर हिलाया। उनकी आंखों में जो भाव था वह सौम्य था, फिर भी पूर्ण आश्वासन से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वह बिना बोले किसी ऐसी भाषा में बोल रही हो जिसे केवल वही समझ सकती हो। आगे बढ़ो, मैं यहाँ हूँ। बूम। बस एक झलक। ये तो महज एक मामूली घटना थी।
यून यून का दिल, जो एक बार फिर अनिश्चितता में डूबा हुआ था, अचानक से सारी बेचैनी, चिंता और घबराहट से भर गया था जो अभी अभी पैदा हुई थी। उसी क्षण सब कुछ धुएं की तरह गायब हो गया, पूरी तरह गायब हो गया। सुरक्षा की एक अभूतपूर्व और अपार भावना, गर्म जलधारा की तरह, उसे पल भर में पूरी तरह से घेर लिया। इस समय उसका हृदय पूर्णतः शांत था। यह एक चिकने दर्पण की तरह शांत था। झील की शांत सतह के नीचे भी एक मधुर लहर दिखाई दी, जो उसे भी कुछ हद तक अविश्वसनीय लगी। हाँ, वह वही है। मुझे किस बात से डरना चाहिए? यून यून के सुंदर और आकर्षक चेहरे पर पहले से ही तनावग्रस्त रेखाएं तुरंत नर्म हो गईं। अनजाने में ही फीनिक्स की उन शांत और उदासीन आंखों में एक कोमल भाव झलक उठा। उसने धीरे धीरे अपनी निगाहें हटा ली। उसका दिल अब पहले से कहीं अधिक दृढ़ था। तथापि यून यून की भावनाओं में बदलाव महज कुछ ही सांसों के अंतराल में हुआ। हालांकि वह उस शिष्य की निगाहों से बच नहीं सकी जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। नालन यानरान। अचानक उसके मन में एक विचार आया। स्वामी, वह क्या गलत? कुछ क्षण पहले वह इतना बेचैन क्यों दिख रहा था, लेकिन पलक झपकते ही ऐसा लगा जैसे उसने कोई शांत करने वाली गोली खा ली हो और उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया हो। उसकी प्रबल जिज्ञासा ने उसे प्रेरित किया। वह अवचेतन रूप से उसी दिशा में देखने लगी जिस दिशा में उसके गुरु अभी अभी देख रहे थे। उन गर्वित फीनिक्स जैसी आंखों की निगाहें भी दूर दर्शकों की सीटों के एक कोने की ओर टकटकी लगाए हुए थीं। 110 नालन यानरान की लड़ाई की भावना। जोड़। अध्याय 110 नालन यानरान की लड़ाई का इरादा। ऊंचे चबूतरे पर नालन यानरान का दिल जोर से धड़कने लगा। स्वामी, वह क्या गलत? तुम आज इतने बेचैन और खोए हुए क्यों लग रहे थे? लेकिन पलक झपकते ही ऐसा लगा जैसे मैंने कोई दिव्य शांतिदायक गोली निगल ली हो। उस व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व अंदर से लेकर बाहर तक एक बिल्कुल अलग ही गुण को दर्शाता था। यह एक प्रकार की शांति और दृढ़ता थी जो आत्मा से उत्पन्न होती थी। एक अनियंत्रित बिल्ली के पंजे की तरह तीव्र जिज्ञासा ने नालन यानरान के दिल को बुरी तरह से कुरेद दिया। यही बात उसे प्रेरित करती है। अवचेतन रूप से उसने उस दिशा का अनुसरण किया जिस ओर उसके गुरु की अंतिम दृष्टि निर्देशित थी। उन्हीं गर्वित फीनिक्स जैसी आंखों से दर्शक दीर्घा का एक दूर का कोना भी निहार रहा था। बस एक नजर, बस एक नजर। नालन यानरान का कोमल शरीर, जो उठने ही वाला था, अचानक अकड़ गया। उसने इसे देखा। वहां शोरगुल और आवाजों के कोलाहल के बीच मित्तल परिवार की कुर्सियां थीं। वहां हाई बोडोन सम्मानपूर्वक उनके पीछे खड़ा था। साधारण काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति शांतिपूर्वक बैठ गया। वह देखने में काफी युवा लग रहा था। उसका चेहरा इतना पीला पड़ गया था कि उसमें लगभग कोई रंग ही नहीं बचा था। उसका शरीर इतना दुबला पतला था कि ऐसा लगता था मानो हवा का एक झोंका ही उसे उड़ा ले जाएगा। उसके पूरे व्यक्तित्व से अस्वस्थता और घोर निराशा की आभा झलक रही थी। तथापि वह बेहद कमजोर दिखने वाला व्यक्ति था। वह बस चुपचाप वहीं बैठा रहा। फिर भी ऐसा प्रतीत होता था मानो यह अपने आसपास की शोरगुल भरी और उन्मादपूर्ण दुनिया से पूरी तरह से अलग हो गया हो। उसके चारों ओर मौजूद अनगिनत चेहरे, कुछ लालची, कुछ भयावह, कुछ उत्साहित, सभी उसके पीछे एक हास्यप्रद और हंसी से भरपूर पृष्ठभूमि चित्र की तरह प्रतीत हो रहे थे। उनके दिखने में दुर्बल से शरीर से एक अवर्णनीय दिव्यता और उदासीनता की भावना मौन रूप से प्रकट हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह तथाकथित एम्पायर इवेंट नहीं देख रहा हो। इसके बजाय वह ऊपर उछलती कूदती चींटियों के एक समूह को देख रहा था। वह वही है। यह विचार बिजली की एक तेज चमक की तरह जो लंबे समय से पनप रही थी, नालन यानरान के दिमाग में फूट पड़ा। वह व्यक्ति जिसे खोजने के लिए गुरु संप्रदाय के नेता के प्रतीक चिन्ह का उपयोग करने को भी तैयार थे। वह आदमी जो महज एक नजर से ही मालिक के मन को शांत कर देता था। वह वही है। पलक झपकते ही नालन यानरान के दिल की गहराइयों से एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और तीव्र भावना बेकाबू होकर उमड़ पड़ी। मुझे जिज्ञासा है। जांच पड़ताल चल रही है। वहां सतर्कता और शत्रुता की एक अजीब सी भावना का भी संकेत था जिसे उसने स्वयं भी महसूस नहीं किया था। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने उसकी निगाहों को देख लिया था। काले वस्त्र धारण किए हुए वह दाव धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाने लगा। वे गहरी आंखें, शांत और उदासीन, किसी भी भावना से रहित, विशाल दूरी और हलचल भरी भीड़ को भेदती हुई दिखाई दी। वह बिल्कुल सटीक रूप से उस पर आकर गिरा। आंखों का संपर्क बस एक क्षणिक पल का था। नालन यानरान का दिल बुरी तरह कांप उठा। उसे बिल्कुल बेतुका भ्रम था।
ऐसा लग रहा था मानो दूसरे पक्ष की उदासीन निगाहों के नीचे उसके बारे में सब कुछ, चाहे वह फाइटिंग स्पिरिट पीक के रूप में उसकी ताकत हो, यूनान संप्रदाय के युवा स्वामी के रूप में उसकी स्थिति हो, या फिर उसका वह गौरव और गरिमा जिस पर उसे इतना गर्व था। सब कुछ पूरी तरह से आर पार दिखाई दे रहा था। मैंने सब कुछ समझ लिया है। लग रहा है कि ऐसा लगता है मानो कोई अहंकारी मोर एक अपरिवर्तनीय देवता के सामने अपने बेतुके पंखों का बेताब प्रदर्शन कर रहा हो। नहीं, असंभव। इस बेतुकी भावना ने नालन यानरान के गौरवशाली आत्मसम्मान को अभूतपूर्व और जबरदस्त आघात पहुंचाया। उसने अपने मोतियों जैसे दांतों से अपने लाल होठों को जोर से काट लिया। उसने काले वस्त्र पहने उस आकृति से अपनी निगाहें जबरदस्ती हटा ली, जिससे उसे बेहद असहज महसूस हो रहा था। उसने खुद से कहा, नालन यानरान, क्या तुम पागल हो? अब समय क्या है? अब वह सबसे महत्वपूर्ण क्षण है जो आपकी और पूरे यूनान संप्रदाय की भविष्य की प्रतिष्ठा को निर्धारित करेगा। आपका प्रतिद्वंदी शियाओ यान है, जिसने 3 साल तक कष्ट सहन किया है और असीम घृणा के साथ बदला लेने आया है। आप किसी बिल्कुल अनजान आदमी से कैसे विचलित हो सकती हैं? सही, अप्रासंगिक। वह तो बस एक अनजान व्यक्ति था। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, आपको प्रभावित करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। यह उसकी लड़ाई है, नालन यानरान की लड़ाई। यह उसकी महिमा है, नालन यानरान की महिमा। वह सिर्फ जीतना ही नहीं चाहती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्णायक और स्पष्ट जीत हासिल करें। जीतो, बड़ी जीत हासिल करो। वह निर्विवाद और जबरदस्त जीत के साथ उन्हें कुचलना चाहती है। आइए इसे सबके सामने साबित करें। 3 साल पहले वह नालन यानरान थी, बिल्कुल सही। आज तो नालन यानरान की बात और भी सही साबित होती है। वह शियाओ यान के खून का इस्तेमाल करके यूनान संप्रदाय को पिछले 3 वर्षों में झेलनी पड़ी सभी आलोचनाओं को मिटाना चाहती थी। वह मास्टर की गरिमा की रक्षा के लिए अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करेगी। धमाका। बाह्य हस्तक्षेप से उत्पन्न गर्व और युद्ध की मंशा की यह और भी प्रबल भावना नालन यानरान के भीतर एक प्रज्वलित ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। उसने अचानक गहरी सांस ली। उसने अपने मन से उस उदासीन काले वस्त्रधारी आकृति को, साथ ही अपने सभी विचलित करने वाले विचारों को भी बलपूर्वक बाहर निकाल दिया। जब उसने धीरे से अपना सिर एक बार फिर उठाया, फीनिक्स की वे आंखें, जो जटिल भावनाओं से जगमगा रही थीं, अब पूरी तरह से किसी भी अशुद्धता से मुक्त थीं। बाकी का बस यही रोंगटे खड़े कर देने वाला बुलंद युद्ध इरादा। और स्वर्ग की चुनी हुई होने के नाते वह पूर्ण गर्व और आत्मविश्वास से भरी हुई है। उसकी निगाहें मानो म्यान से निकली हुई एक अद्वितीय तलवार की तरह थीं। ये चौक के केंद्र में उसी स्थान पर, उसी दांव पर, उसी युद्ध इरादे पर काले वस्त्र पहने हुए ऊंची उड़ान भरती आकृति पर मजबूती से टिका हुआ था। इस पल यूनान संप्रदाय की युवा संप्रदाय प्रमुख नालन यानरान अद्वितीय शालीनता का परिचय देती हैं। ऊंचे चबूतरे पर जिन्होंने ये सब देखा, यूनलिन के आमतौर पर उदास रहने वाले चेहरे पर आखिरकार एक संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई दी। बहुत अच्छा। यूनान संप्रदाय के भावी संप्रदाय प्रमुख को ऐसा ही होना चाहिए। अब उसे जरा भी झिझक नहीं थी। अचानक वो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। युद्ध की शक्ति से ओतप्रोत व गूंजती हुई आवाज बिजली की कड़क की तरह थी। उस भीषण गर्जना की गूंज यूनान पर्वत के हर कोने में सुनाई दी। समय आ गया है। 3 साल का समझौता, जीवन मरण का द्वंद्व। यूनलिन की बाह भव्यता से भरी हुई अचानक नीचे की ओर झुक गई। शुरू करना। उद्धरण चिन्ह।